नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च वारंट या तलाशी और तलाशी के वारंट के बारे में। सर्च वारंट कब जारी किया जाता है, कौन जारी कर सकता है, किस बात के लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है और सर्च कैसे किया जाता है, और अगर आपके घर या प्रॉपर्टी पर कोई सर्च करने आया है तो उस परिस्थिति में आपके पास क्या अधिकार होते हैं। इन सब बातों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में कुछ बेहद जरूरी बातें डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से सारी बातें समझ लेंगे तो यकीन मानिए कि सर्च और सर्च वारंट को लेकर जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं वो सब दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्च वारंट होता क्या है। वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। अगर हम सर्च वारंट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सर्च करने का अधिकार, और ये अधिकार किसको दिया जा सकता है? किसी पुलिसकर्मी को दिया जा सकता है या किसी अन्य सरकारी अधिकारी को दिया जा सकता है, और कोर्ट ये अधिकार देती है। कंपिटेंट मजिस्ट्रेट जो होता है वो इस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। कंपिटेंट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक दूसरी अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो बेसिकली सर्च वारंट एक अधिकार पत्र होता है जिसमें किसी सरकारी अधिकारी को ये अथॉरिटी दी जाती है कि किसी प्रॉपर्टी या किसी स्थान में कोई व्यक्ति अधिकार पत्र के साथ प्रवेश करे और कुछ सामान, कुछ चीजें या कुछ ऐसी वस्तुएं या किसी गुमशुदा व्यक्ति की तलाशी ले या किसी व्यक्ति की तलाशी ले या सर्च करे। सर्च से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं जिनमें सर्च के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। सीआरपीसी में बेसिकली हमें दो प्रकार की सर्च की जानकारी मिलती है। पहला है सर्च मेड अंडर वारंट, यानी वारंट के अधिकार पत्र के साथ या उसके आधार पर किया जाने वाला सर्च, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 93, 94, 95, 96 और 97 के अंतर्गत आता है। दूसरे वाला सर्च होता है सर्च कंडक्टेड विदाउट वारंट, यानी बिना वारंट के किए जाने वाला सर्च, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 103, 153, 163 और 166 के तहत आता है। अब यहां पर हमने दो तरह के सर्च के बारे में बात की है और ये बातें बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं। मान लीजिए कि कभी कोई पुलिस अधिकारी सर्च करने के लिए आपके किसी स्थान या आपकी किसी प्रॉपर्टी या आपके घर के अंदर आता है, या जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो रास्ते में रोककर आपकी गाड़ियों की भी तलाशी ली जाती है। याद रखिए, दो तरह के सर्च होते हैं और हमेशा ही सर्च करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। दो तरह के वारंट होते हैं, एक जिसमें पुलिस अधिकारी आपके घर या आपकी किसी प्रॉपर्टी पर आएंगे और आपको वारंट दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट ने किस आधार पर यह सर्च वारंट जारी किया है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आपको वारंट नहीं दिखाया जाएगा। ऑफिसर्स के पास अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के सर्च कर सकें। जैसे इलेक्शन के टाइम पर जब आचार संहिता लागू होती है तो पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी या बाइक या आपका जो भी टू व्हीलर है उसको रोककर बिना किसी वारंट के उसकी तलाशी ले सकते हैं। हालांकि वैसे शक होने पर कोई भी पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि वो आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकता है। अब बात करते हैं कि ये तलाशी या सर्च किया जाता है, इसका उद्देश्य या इसका पर्पस क्या होता है, या फिर सर्च वारंट इशू करने का पर्पस क्या होता है। सर्च वारंट इशू करने का पहला पर्पस है प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग, यानी किसी दस्तावेज, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या उपलब्ध करवाने के लिए। अगला पर्पस है ऐसे किसी घर की तलाशी लेने के लिए जहां पर संदिग्ध या चुराई हुई संपत्ति रखी हुई हो या रखी होने की आशंका हो, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज रखा हुआ हो जो कि फर्जी हो, जिसके साथ कूट रचना की गई हो। किसी भी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट के लिए कूट रचना शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कूट रचित दस्तावेज। तीसरा पर्पस है टू सीज एनी पब्लिकेशन, या किसी ऐसे प्रकाशन को जब्त करने के लिए जिसका संबंध किसी की मानहानि से हो सकता है, देशद्रोह से हो सकता है या राजद्रोह से हो सकता है। चौथा पर्पस है फॉर डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, या ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसको रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है, विधि विरुद्ध रूप से बंद करके रखा गया है, बंदी बना के रखा गया है। अब बात करते हैं सर्च कंडक्टेड अंडर वारंट के बारे में, यानी जब कभी वारंट के साथ सर्च होता है तो कौन कौन से सेक्शंस के तहत होता है और क्या क्या प्रोविजन किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 93 के बारे में, जो कहता है कि मजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है जिसका पर्पस हो जब कभी कोर्ट को यह लगता है कि किसी व्यक्ति को धारा 91 के तहत सम्मन जारी किया गया है किसी वस्तु या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, और वो व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि कोई वस्तु या डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के कब्जे में होने की आशंका है
तो वहां भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि कोई इंक्वायरी, जांच या ट्रायल साधारण सर्च से पूरी हो सकती है तो उस केस में भी सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। वीएस कुतन पिल्लई वर्सेस रामकृष्णन एंड अदर्स 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाशी का वारंट जारी करना एक गंभीर विषय है और यह वारंट जारी करने का आदेश दोषपूर्ण तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। तलाशी का वारंट जारी करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है मजिस्ट्रेट की, लेकिन मजिस्ट्रेट से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब कभी उसने तलाशी का वारंट जारी किया है उसने अपने विवेक का ठीक प्रयोग किया है और करने को लेखबद्ध किया होगा। तलाशी का आदेश देने के कारण भी लिखित में बताए होंगे। एक और केस है चूड़ियाराम वर्सेस अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर, जो कि 1990 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कभी तलाशी का वारंट जारी किया जाए तो कोर्ट को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कुल मिलाकर सेक्शन 93 ये प्रावधान करता है कि तलाशी का वारंट कब जारी किया जाता है और कौन जारी कर सकता है। वारंट जारी करते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। सेक्शन 94 किसी स्थान या ऐसे प्लेस की तलाशी के बारे में प्रोविजन करता है और कहता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी प्लेस से या किसी भी स्थान से संबंधित तलाशी का वारंट इशू कर सकता है अगर इनको विश्वास है कि किसी स्थान से उनको कोई चुराई हुई संपत्ति मिल सकती है या किसी स्थान से कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो कि संदिग्ध है या ऑब्जेक्शनेबल है, या उनको ऐसा लगता है कि ऐसे स्थान पर कोई वस्तु या कोई आर्टिकल या कोई चीज छुपाई हुई है जिसका संबंध किसी मामले से है। एक केस है विकास बुक एजेंसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1992 का मामला है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि तलाशी का वारंट जारी करना एक न्यायिक कार्य है और मजिस्ट्रेट को न्याय कार्य करने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे कार्यों को मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट के पास ऐसा कोई आधार होना चाहिए जिससे यह विश्वास हो कि ऐसी कोई वस्तु मिलेगी अगर तलाशी ली जाती है। तो आगे आता है सेक्शन 95। आइए देखते हैं सेक्शन 95 क्या कहता है सर्च वारंट को लेकर। सेक्शन 95 में कुछ पब्लिकेशन को सीज करने के संबंध में प्रोविजन किए गए हैं। कुछ ऐसे प्रकाशन को जब्त करने के प्रावधान किए गए हैं जो बताते हैं कि राज्य सरकार के पास सर्च वारंट इशू करने की अथॉरिटी है किसी ऐसे पब्लिकेशन को सीज या जब्त करने के लिए जिसमें किसी ऐसी बात को पब्लिश किया गया है जिसका संबंध आईपीसी के सेक्शन 124A से है, जो कि राजद्रोह से संबंधित होता है, या आईपीसी के सेक्शन 153 से है, सेक्शन 153B, सेक्शन 292, 93 और सेक्शन 295A। इन सब से रिलेटेड अगर कोई बात है तो स्टेट गवर्नमेंट ये वारंट इशू कर सकती है और साथ ही ऐसे डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को जब्त भी कर सकती है। अब सबसे जरूरी और समझने वाली बात है कि वो कौन सी बातें हैं जिनका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। आईपीसी का सेक्शन 124A कहता है कि ऐसी बातें जिनका संबंध राजद्रोह से है। सेक्शन 153A और 153B कहता है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें, ऐसी कोई बात जो धर्म विरुद्ध लिखी गई है। सेक्शन 292 और 293 अश्लील बातों को प्रतिबंधित करने की बात करती है और ऐसी किसी भी सामग्री को पब्लिश करना या प्रकाशित करना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। इन सब से संबंधित अगर कुछ चीजें हैं या बातें हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सीधे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी सामग्री को जब्त करने का आदेश दे सकती है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके किसी दस्तावेज को या किताबों को या उसके पब्लिकेशन या न्यूज़पेपर को बिना किसी आधार के जब्त किया गया है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और इस बात को याद रखिए आप। अब आगे चलते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 97 में, जिसमें ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनको विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध रख दिया गया है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइंड पर्सन के बारे में। साफ साफ कहें तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति बंदी बनाकर नहीं रख सकता। अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो संविधान ये कहता है कि मैक्सिमम 24 घंटे तक उस व्यक्ति को थाने में रखा जा सकता है, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा बंदी बनाकर रखा जाता है तो यही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। या फिर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ही किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा हो, वो कोई घर हो सकता है या कोई स्थान या फिर पुलिस थाना ही क्यों ना हो,
तो ऐसे स्थान की तलाशी लेने के बारे में सेक्शन 97 में प्रोविजन किया गया है। अब प्रश्न आता है कि सेक्शन 97 के तहत ये सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है। अभी तक हमने सेक्शन 93, 94 में दस्तावेज और वस्तुओं की जब्ती के बारे में बात की। सेक्शन 95, 96 में हमने पब्लिकेशन या प्रकाशन के बारे में बात की और सेक्शन 97 में हम बात कर रहे हैं लोगों के बारे में। ऐसा कोई स्थान जहाँ कोई व्यक्ति निरुद्ध करके रखा गया है या रोंगफुली कन्फाइंड करके रखा गया है, ऐसे किसी स्थान की तलाशी के बारे में और ऐसे किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए सेक्शन 97 कहता है कि डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऐसे किसी भी स्थान की तलाशी लेने के लिए वारंट जारी करने का अधिकार होता है। डीएम यानी जिला दंडाधिकारी, एसडीएम यानी उपखंड दंडाधिकारी और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। इन तीनों नामों को याद कर लीजिए। इन तीनों के पास दोषपूर्ण रूप से बंदी बनाकर रखे गए लोगों को ढूंढने के लिए या तलाशी लेने के लिए वारंट जारी करने का अधिकार है। एक और जरूरी बात, जब आप संविधान के आर्टिकल 32 और 226 में जब हम रिट की बात करते हैं तो एक बेहद जरूरी रिट निकल कर आती है जिसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। यह एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है किसी को सशरीर प्रस्तुत करना। इसके लिए हिंदी में शब्द प्रयोग किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जैसे हैबियस कॉर्पस की रिट के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक वैसी ही पावर सेक्शन 97 के तहत डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है, जहां किसी भी व्यक्ति को तलाश किया जाता है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा कि सर्च वारंट के द्वारा तलाशी कैसे ली जाती है और सर्च वारंट कौन कौन जारी कर सकता है। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा जिसमें हम समझेंगे कि वो कौन से मामले हैं जिनमें बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है और तलाशी कैसे ली जाएगी, तलाशी लेने का प्रोसेस क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तलाशी लेते समय कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए आपके अपने इस YouTube चैनल से। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।